तो तब से मैं सब देख रहा हूँ, और तभी मेरा आइडल भी था और अभी भी है ऑनेस्टली। तो सिद्धांत कतूरिया ने जो आपको कॉल आउट किया है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और हमें अगर अभी बहुत ही जल्द आप दोनों का देखने को भी मिलने वाला है मैच, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम एज अ फैन कि क्या चांसेस बन सकते हैं? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जानना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स के चलते कुछ आपके करियर में ब्रेक था कुछ टाइम के लिए, क्या आवाज भी मुझे मतलब फ्लैश पिन कर देगा? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई फ्लैश पिन। तो अब एक और टॉपिक की तरफ हम सब चलते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है एक नाम इंडियन आर्म रेसलिंग में, डेनिक। और आपने भी प्रपोज किया था मैच के लिए अपने कमबैक के टाइम में कि आप डेनिक के साथ मैच करना चाहते हैं, और फैंस भी बिल्कुल देखना चाहते हैं काइल कमिंग्स वर्सेस डेनिक। और अभी रिसेंटली डेनिक ने भी एक कॉल आउट वीडियो बनाई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें वो पाउंड फॉर पाउंड की बात कर रहे थे और कई सारे नाम भी लिए, उसमें एक नाम आपका भी था। आई थिंक धनिक का जो मेंटालिटी काफी स्टूपिड है। तो एक और नाम की हम बात करना चाहते हैं जो कि 90 केजी में अगर बिग थ्री आर्म रेसलर्स अभी हैं, एक आपका नाम भी आता है सिद्धांत कतूरिया, और एक और नाम है तौहीद शेख। काइल कमिंस देखते हैं इस इंडस्ट्री को जो स्टेरॉइड के नाम पे काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है कि आर्म रेसलिंग को भी बदनाम किया जा रहा है, तो आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो स्टेरॉइड का, और क्या एग्जिस्टेंस आपको लगता है कि स्टेरॉइड का आर्म रेसलिंग के अंदर आ चुका है? वीडियो है लैरी वेल्स के साथ, तो आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कैसा रहा लैरी वेल्स के साथ। और एक और चीज़ काफ़ी उसमें पॉपुलर हुई थी कि आपने हसल स्ट्रैप यूज़ किया था लैरी के अगेंस्ट। तो इस सब के ऊपर आपका क्या टेक है? तो पीपीएल में जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, एक मैच था अर्शदीप के अगेंस्ट जिसमें एक राउंड आप हार गए, उसके बाद आपने चैलेंजर राउंड लगाया। तो फैंस ने ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखी है, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, क्या आपके थ्रू हम जानना चाहते हैं कि हारने के बाद चैलेंजर राउंड लगाना एक। कि तैयार हो जाओ हारने के लिए। सो वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। तो फाइनली एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट के बाद हमारे साथ आखिरकार जुड़ चुके हैं काइल कमिंग्स। और आज की वीडियो में जो इतने टाइम से लोग क्वेश्चंस करना चाह रहे थे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो कॉल ऑफ गेम्स। वेरी हैप्पी टू बी हियर गाइस। मैं भी बहुत टाइम से आपका चैनल पे देख रहा हूँ, एंड इंडियन आर्म रेसलिंग को बहुत हाई स्कोप पे लेके जा रहे हैं, बहुत प्रमोशंस हो रहे हैं, तो वेरी हैप्पी टू सी योर चैनल। थैंक्स अलॉट टाइम्स सपोर्ट के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे ही कि सारे लोग तो जानते ही है उस काइल कमिंस को जो बहुत सारे पीआर हिट करते हैं, तो कभी किसी को हरा देते हैं या कभी कभी कोई कंट्रोवर्सीज कर देते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे उन काइल कमिंस को भी जो इनसाइड आर्म रेसलिंग भी चलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे कि आप कैसे आर्म रेसलिंग के अंदर आए, आपकी जर्नी कैसी रही तब से लेके अभी तक आर्म रेसलिंग के अंदर? वेल, मेरा जर्नी स्टार्टिंग से ही मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। तो मैं बचपन से मतलब 5 इयर्स की एज से मैं टेनिस में गया। मेरे पेरेंट्स मुझे टेनिस, लॉन टेनिस में लेके गए। और फिर उसके बाद मतलब वो स्पोर्ट में इतना वो हाइप नहीं था जितना मुझे वो चाहिए, मतलब वो अग्रेशन जो मेरे अंदर है। तो आई डिसाइडेड कि आई गेट इनटू थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर मैंने अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, तो मेरे पुराने पावर लिफ्टिंग वीडियोस भी देख पाएंगे। जब मैं 18 ईयर्स ओल्ड है, 19 ईयर्स ओल्ड, मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी सेट किया 50 kg स्क्वाट एट ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब मेरा जो मन था वो मोस्टली स्ट्रेंथ रिलेटेड स्पोर्ट्स में चला गया। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आई नीड टू स्पेशलाइज इन वन स्पोर्ट। और फिर वो स्पेशलाइज करने के लिए मैंने नोटिस किया कि ठीक है, आर्म रेसलिंग स्पोर्ट है जो मेरे मन में बहुत डर था उसके बारे में, कि आर्म ब्रेक हो जाएगा ये वो। तो तभी मुझे याद है मैं कॉलेज में था, और फिर एक लड़की ने मुझे चैलेंज किया आर्म रेसलिंग के लिए। और मैं गया था टेबल पे और उसने मुझे हरा दिया, एंड आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। और वो मैं हारा क्योंकि मेरे मन में इतना डर था कि ठीक है मेरा आर्म टूट जाएगा ये वो। तो वो लॉस के बाद मेरे मन में इतना अटक गया कि मैं इतना रिसर्च किया, इतना मतलब डीप डाइव किया आर्म रेसलिंग के अंदर, कि मैंने एक्चुअली विदाउट रियलाइजिंग ट्रेनिंग चालू किया आर्म रेसलिंग। और फिर मैंने नोटिस किया कि ठीक है, मेरा जो बचपन का जो ग्रोथ था, मतलब टेनिस से, पावर लिफ्टिंग से, ये वो मुझे एक बहुत अच्छा बेस बना दिया। टेनिस ने मुझे बहुत अच्छा मतलब रिस्ट और हैंड कंट्रोल दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी यंग, मतलब छोटा बच्चा था तभी मेरे हाथ में इतना बड़ा रैकेट था। ठीक है। एंड टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप थ्रोनेशन ही खेल रहे हैं हर बार, फॉर हैंड बैक हैंड। तो मैंने मैंने नोटिस किया कि ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके मेरा हैंडल रिस्ट इतना स्ट्रांग हो रहा है कि मैं अडल्ट को भी हरा पा रहा है। ठीक है। तो फिर मैंने वो मतलब
ट्रेजेक्टरी सोच के मैंने आर्म रेसलिंग में थोड़ा ध्यान दिया। और फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मैं एक मुंबई सॉरी शेर क्लासिक गया था शायद 2017-18, जब वेरी लॉन्ग बैक, एंड आई लॉस्ट वेरी इजीली। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया स्पोर्ट पे, आई अंडरस्टूड हाउ टू पुल अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेंथ्स। फिर 1-2 साल के अंदर ही मैं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट बना। सो आई थिंक आई रियलाइज कि ये स्पोर्ट मेरे लिए अच्छा हो सकता है। So, yeah. तो हमने जैसा आपको देखा है कि आपने एमएमए भी किया है और प्लस पावर लिफ्टिंग भी किया है, तो इन दोनों को चूज ना करके लास्ट में आर्म रेसलिंग के बारे में चूज करना, कि अब आपको ऐसा लगता है कि आर्म रेसलिंग आपके लिए सही है, तो कब आपकी Yes. टर्निंग पॉइंट आया वो? क्योंकि एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट है कि देख, एमएमए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। इट्स मेड फॉर अ गाय लाइक मी। बट जैसे कि आप सोच सकते हैं कि इफ यू टेक कजाकिस्तान फॉर एग्जांपल, उनकी स्पोर्ट्स करिकुलम में भी आर्म रेसलिंग है। और ऐसा यूरोपियन नेशन में भी उनका स्पोर्ट्स करिकुलम भी एमएमए भी है। ठीक है। तो मैंने एमएमए बहुत लेट चालू किया। ठीक है, मैंने कुछ बेस नहीं था स्ट्राइकिंग में, ग्रैपलिंग में, ये वो। फिर भी मैं नेशनल्स तक, फाइनल्स तक गया। वो पूरा मैंने दम पे, लेकिन फिर भी वो जो ट्रेजेक्टरी में मेरे मन में था आर्म रेसलिंग के लिए, वो एमएमए में इतना नहीं देखा। क्योंकि एटलीस्ट आर्म रेसलिंग में मेरा वो स्ट्रेंथ बेस था, पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में जो कैरी ओवर हो जाता है। और फिर जो जैसा मैंने बोला, वो टेनिस का मेरा हैंड और रिस्ट पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, आर्म रेसलिंग आई गिव इट अ मोर गो। इट्स अ न्यू स्पोर्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट, एज यू कैन सी। तो आई थॉट कि ठीक है, आर्म रेसलिंग द स्पोर्ट जो मैं पिक करूँ। तो एक चीज़ और हम लोग देखते आए हैं कि आप काफ़ी यंग एज से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करते हैं आर्म रेसलिंग की। तो जैसे कि आपने कहा कि आप खुद भी डीप डाइव कर चुके हैं आर्म रेसलिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो क्या कोई और भी सोर्स था जहाँ से आपने आर्म रेसलिंग सीखी? क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती थी बहुत पहले से ही आपकी। एक्चुअली मैं, मेरा पर्सनालिटी वैसा है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी हो लाइफ में, तो मैं बहुत डीप डाइव करता हूँ उसमें। तो जब मैंने आर्म रेसलिंग चालू किया था, मैंने इतना एटलीस्ट 1000 आवर्स सोच सकता है कि यूट्यूब वॉच टाइम देखा होगा। और तभी आई थिंक इट वाज द टाइम ऑफ रिस्ट हंटर, जो इंडियन आर्म रेसलिंग में, इफ यू रिमेम्बर, आकाश कुमार वाज द ओनली यूट्यूबर तभी, इंडियन आर्म रेसलर। तो तब से मैं ऐसा वो देख रहा हूँ, और तभी मेरा आइडल भी था, और अभी भी है ऑनेस्टली, आकाश कुमार। या ऑलवेज लुक अप टू हिम अभी भी। तो सिंस देन आई बीन सीइंग कि काफी, and I think because of the, I also know English very well, I was able to deep dive into the international pullers also and their informative videos. So I was seeing Todd Hutchings का, A to Z knowledgeable videos तब से। So I knew कि side touch का importance क्या था जब मैं 18 years old था। जो लोग अभी सीख रहे हैं स्पोर्ट, तो वो सारी चीज है जो मुझे थोड़ा एज देता था स्पोर्ट। तो एक और चीज़ हम सब जानना चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपके फेवरेट आर्म रेसलर कौन है इंटरनेशनली और इंडिया में भी फिलहाल? अगर इंटरनेशनल देखेंगे तो मैं ऐसा, आई एम नॉट अ पर्सन जो एक फैन बॉय करेंगे किसी के ऊपर। लेकिन इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक हम सब लोग एज अ, क्या बोलते हैं, एज एन इंस्पिरेशन डेविन लेराट को देखना चाहिए। सिंपली बिकॉज नॉट ऑफ हिज प्लेइंग स्टाइल या कुछ, बट उसका जो करियर का जो ट्रेजेक्टरी है, वो लिटरली 100 केजी से 140 केजी तक राज किया। ठीक है, और वो भी ऑन स्पैन ऑफ इतने साल। तो इट शोज यू कि एक पोटेंशियल क्या है स्पोर्ट में और इन अ पर्सन। तो आई थिंक डेविन लेरर डेफिनेटली, मतलब मैं उसकी फैन नहीं है इतना, आई प्रॉब्ली, अगर उसका अर्मिस खेलेंगे तो आई वांट अर्मिस टू विन, ताकि वो अर्मिस इज मोर लाइक माय स्टाइल पुलिंग। फिर भी मैं डेविन को ज्यादा, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम एज हिज, एज एन एथलीट। तो आई थिंक हम सब लोग डेविन देखना चाहिए एज एन इंस्पिरेशन फॉर हम। एंड फॉर इंडियन आर्म रेसलिंग आकाश कुमार के अलावा कोई और नाम जो आपको लोग काफ़ी इंप्रेसिव लगता हो? आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑनेस्टली। आई विल ऑलवेज से आकाश कुमार मेरा इंस्पिरेशन था फॉर इंडियन आर्म रेसलिंग, क्योंकि जब मैं छोटा था, रिस्ट हंटर, मतलब दैट वाज माय नंबर वन चैनल आई वुड वॉच। उसके अलावा एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोग हैं जो मतलब डूइंग वेरी वेल। आई थिंक इवन आबास राना आई लुक अप टू, बिकॉज वेरी यंग एज पे उसने बहुत कुछ किया। एंड आई हैव डन प्रैक्टिस पुल आल्सो अगेंस्ट हिम कजाकिस्तान में। तब वी वर बोथ वेरी टायर्ड, हम दोनों भी इंजर्ड था, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि कौन जीतेंगे। बट इट वाज अ गुड पुल, आई कुड टेल कि ही हैज पोटेंशियल। सो आई थिंक ही इज, आई वुड लुक अप टू Abbas as a potential champion. And yeah, I look up to Akash Kumar always as someone who got me into the sport.
तो जब इंडियन आर्म रेसलर्स की बात हो रही है तो बहुत सारे कॉल आउट्स देखने को मिल रहे हैं। जब से आपका नाम पीपीएल के बाद काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है भी सिद्धांत कतूरिया का है। तो सिद्धांत हम्म। कतूरिया ने जो आपको कॉल आउट किया है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और हमें अगर अभी बहुत ही जल्द आप दोनों का देखने को भी मिलने वाला है मैच, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम एज अ फैन कि क्या चांसेस बन सकते हैं? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रही है अभी। टू बी ऑनेस्ट, सिंस प्रो पंजा लीग मेरा वो पेक टेयर हुआ, फुल डिग्री पेक टेयर, और फिर मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं उसको रिकवर भी नहीं कर पाया। तो सिंस देन आई बीन थोड़ा सा ऑफ ग्रिड। लेकिन जो मेरा जो प्रेप चालू है अभी, फ्रॉम अराउंड दिसंबर फ्रॉम दिस ईयर, इज गोइंग ऑन अ वेरी गुड स्केल। और इतना तो एक्सपीरियंस है मेरे अंदर कि मुझे मालूम है कि कैसे प्रेप करना है एक मैच मैच के लिए। And I think the chances are 100% my favor. And I think it's going to be a clean sweep. I'll be very impressed by Siddharth if he takes one round also, मेरे साइड से। तो कोई And I think उसकी साइड से एक स्मार्ट मूव है जो कॉल आउट करना, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 90 केजीज में। बट उसका जो परफॉर्मेंस का जो ट्रेजेक्टरी है, सुन डिप डाउन। तो कोई स्पेसिफिक आपने कोई स्ट्रेटजीज बनाई है सिद्धांत के लिए, या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट को आपने स्टार्ट किया है ट्रेन करना? नॉट रियली। मुझे मालूम है उसका, मैं उसके साथ 2 बार तो खेला है ना पहले, तो मुझे मालूम है उसका जो पुलिंग स्टाइल कैसा है। एंड आई नो कि उसको कैसे काउंटर करना है। तो अगर सब कुछ मेरे दिमाग में कैसे चल रहे, अगर वैसे चलेंगे तो शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आई थिंक कि हिज स्टाइल और माई स्टाइल बहुत अच्छे से मर्ज होता है। तो या, आई विल कंटिन्यू माई ओन ट्रेनिंग which I've explained in my informative video also, which I posted recently. जो it's mostly a riser based, formation based, and अगर वो मेरे साथ हुक भी आना चाहते हैं, साइड पर से भी आना चाहते हैं, तो लेट्स सी, मैं वो भी कर सकते हैं। विल सी हाउ द मैच गोज ऑन। तो एक चीज़, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा आर्म रेसलिंग में जो इन्वॉल्व हैं जानना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स के चलते कुछ आपके करियर में ब्रेक था कुछ टाइम के लिए, तो क्या सिद्धांत के मैच से पहले आप फिर से अपने पीक पर होंगे या फिर अभी भी कुछ और टाइम चाहिए होता आपको? आई थिंक अभी फिलहाल जो जो लोग को का मेमोरी है मेरे आर्म रेसलिंग का, जो है पीपीएल का सीजन 1, जो मेरा बॉडी वेट था 82 केजीज। मेरे बॉडी पे कुछ मसल भी नहीं था। अभी पूरा मतलब चेंज होते जा रहे हैं मेरे बॉडी। आई एम 90 केजीज राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू फॉर द फर्स्ट टाइम प्ले इन 90 केजीज एट 90 केजीज बॉडी। ये कभी भी पहले नहीं हुआ। मेरा इतना ईगो था कि मुझे आई नहीं कि मैं 80 केजीज की बॉडी पे भी मैं 90 केजी जीत सकता। तभी पहले बार मैं 90 केजी प्रॉपर प्रेप करते जाऊंगा। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक तरह से कंफर्म हम समझ सकते हैं कि अभी तक का बेस्ट वर्जन काइल कमिंग्स का देखने को मिलेगा 1 जून को। डेफिनेटली। तो जैसा कि आपने बात की कि आपने हुक और टॉप रोल दोनों ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और आप दोनों में कंफर्टेबल है, तो जब आभास के साथ हमने देखा था आपकी जो प्रैक्टिस चल रही थी, उसमें जब आप हुक टॉप रोल में तो काफी इजी लग रहा था आपको, लेकिन जब आप हुक में गए तो थोड़ा आपको ट्रबल देखने को मिला। तो क्या वो इस बार देखने को मिलेगा मैं या फिर इसमें बोलूंगा कुछ मतलब चेंज इंडियन होगा? आर्म रेसलर्स के लिए, एक चीज मैं बोलूंगा पहले इंडियन आर्म रेसलर्स के लिए और सब लोग के लिए, जो प्रैक्टिस टेबल पुलिंग रहता है ना, वो कुछ इंडिकेट नहीं करता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर मैं मतलब 1 घंटा प्रैक्टिस करके एक बिगनर के साथ भी खेलूंगा ना, वो बिगनर मेरे को हरा देगा, क्योंकि हम इतना हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। और तभी मैं और आवाज दोनों, मतलब मैं तो मतलब मेरा फीवर भी था उस दिन, जो भी, मैं एक्सक्यूज नहीं दे दूंगा कुछ भी, लेकिन दोनों फटीक था। तो हम बोल नहीं सकते कौन जीते। मे बी अभी जाके आवाज भी मुझे मतलब फ्लैश पिन कर देगा। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आई फ्लैश पिन। मैं बस पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि यू कांट रियली टेल एट ऑल। तो जब मैं हुक पे गया था, मेरा जो मतलब प्रोनेटर की साइड पे मेरा ऑलरेडी डिग्री 1 टैग था। तो आई वाज ट्राइंग टू फील हिम आउट कि कैसे अंदर, तो मैंने तो चला गया। यू सॉ इन द प्रैक्टिस वीडियो भी, फर्स्ट राउंड पे भी मैं कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड कि कुछ हो जाएगा, मैं ऑलरेडी फटीग। तो आई डोंट थिंक कि लोग ऐसा सोचना चाहिए कि आप प्रैक्टिस फुल देख के कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है मैच के बारे में। रियल मैच बहुत अलग है, एकदम अलग तो अब एक और टॉपिक की तरफ हम सब चलते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है एक नाम इंडियन आर्म रेसलिंग में, डेनिक। और है। आपने भी प्रपोज किया था मैच के लिए अपने कमबैक के टाइम में कि आप डेनिक के साथ मैच करना चाहते हैं, और फैंस भी बिल्कुल देखना चाहते हैं काइल कमिंग्स वर्सेस डेनिक। और अभी रिसेंटली डेनिक ने भी एक कॉल आउट वीडियो बनाई जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें वो पाउंड फॉर पाउंड की बात कर रहे थे और
कई सारे नाम भी लिए, उसमें एक नाम आपका भी था कि 83 kg पर वो देखना चाहते हैं कि कौन है बेस्ट आर्म रेसलर इंडिया में पाउंड फॉर पाउंड। तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन। आई थिंक दैनिक का जो मेंटालिटी काफी स्टूपिड है ऑनेस्टली, और मैंने बहुत चैटिंग भी किया उससे इसके बारे में, मैच के बारे में। लेकिन देखो, मेरा लॉजिक सिंपल है। मैं 90 kg पुलर है, वो 80 kg पुलर है। मैं बोला दोनों ना 85 पे मिलके लड़ेंगे। आई थिंक इट मेक्स नॉर्मल सेंस फॉर एनीवन। लेकिन वो बोला कि नहीं, हम 82 में ही खेलेंगे। मैं बोला मैं 82 kg में क्यों खेलूं? I'm a 6'2" guy. He's a different height guy. I want to be in the 90 kg category. मेरा भी कुछ careers है, I have certain goals. फिर उसने बोला नहीं, मैच मैच हम 83 करेंगे। अब चैंपियन है तो अब मेरे साथ लड़ो 83। फिर उसने बोला कि 82 kg में खेलो मेरे साथ, अगर आप चैंपियन है तो मुझे मेरे साथ 82 kg खेलेंगे। तो मैं बस बोला कि आई वांट मेक इट इक्वल, आई वांट मेक इट लॉजिकल। 85 kg में खेलेंगे। फिर उसने मना। तो मेरे दिमाग में मतलब उसकी फटी, वो नहीं खेलने वाला मेरे साथ। एंड आई डोंट थिंक कि मैं क्यों 90 kg से 82 kg पे जाऊँ, 83 kg पे जाऊँ। फिर भी इस सिद्धार्थ मैच के बाद तुम देख लेंगे, आई वांट टू पुल हिम, वो तो मेरी लिस्ट में है ही, तो देख लेंगे। तो अगर डेनिक पाउंड फॉर पाउंड क्लेम करते हैं तो शायद 1-2 kg उनके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप भी पिछले सीजन में 82 या 83 kg पर होकर 90 में अगर compete कर रहे थे। तो डेनिक अगर पाउंड फॉर पाउंड अपने आप को क्लेम करते हैं तो शायद 85 kg अगर आपका वेट है और वो 82-83 पर है तो मैच तो बिल्कुल सेंसिबल लगता है इस हिसाब से। एग्जैक्टली इट मेक्स सेंस। यू कम अप स्लाइटली, मे बी कम अप स्लाइटली, बस इट्स लॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। और बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के एथलीट्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से वो प्रोग्रेस करते हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ये कंट्रोवर्सीज चलती हैं उन लोगों को लेकर कि उनको थोड़ा ज़्यादा उतना हाईलाइट नहीं दिया जाता है, या फिर उनकी तरफ से कुछ बायस देखने को मिलती है। हमेशा से ये कंप्लेंट बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि किस तरीके से आपने एक्सपीरियंस किया इसको, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट के टॉप पुलर्स है, उनको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया में या जो भी है, और वो बहुत अच्छा है। वेरी प्राउड ऑफ दैट। उनके लोग भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक उनके टैक्टिक्स भी अच्छा ही है। वो लोग सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो आई थिंक वो सब मतलब वो मेंटालिटी चेंज हो रहा है। तो या इट्स गुड टू सी कि नॉर्थ ईस्ट पुलर्स आल्सो शोइंग देयर रियल टैलेंट, बिकॉज़ आई बिलीव कि नॉर्थ ईस्ट की पुलर्स स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में मतलब बहुत टैलेंटेड है, एंड स्पेशली आर्मर्स। तो एक एंड और इफ यू नाम। रिमेम्बर, आई थिंक मेरा फर्स्ट नेशनल था शायद, ये 2019 में था, ग्वालियर या आई फॉरगॉट इट ऑनेस्टली। ये पॉइंट पे मैंने बेंजामिन के साथ भी खेला था एक लेफ्ट हैंड मैच। एंड मतलब तब से मतलब बेंजामिन भी ये स्पोर्ट में है, तो दे डिजर्व द रिकग्निशन जो अभी मिल रहा है। इट्स गुड। तो एक और नाम की हम बात करना चाहते हैं जो कि 90 kg में अगर बिग 3 आर्म रेसलर्स अभी हैं। एक आपका नाम भी आता है, सिद्धांत कतूरिया, और एक और नाम है तौहीद शेख। तो तौहीद को आप कहाँ देखते हैं एज एन आर्म रेसलर, अपने अगेंस्ट और सिद्धांत के अगेंस्ट? तौहीद के साथ तो मैंने कुछ कभी खेला नहीं, बट उसका स्टाइल भी अच्छा है, उसने काफी अच्छा विन भी किया है। बट आई थिंक मेरे सामने तो एक लेवल का फर्क है अभी भी। एंड बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले मैच अगेंस्ट तोहिद। मैंने तोहिद को भी मैसेज किया। आई थिंक ये फरवरी की बात है कि मैच खेलेंगे, मैच ऑर्गेनाइज करेंगे पीपल के साथ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरे वेट बस 82 kg है, और मेरा मतलब ऑफ सीजन चल रहा है, तो अभी तो नहीं हुआ है। ये उसका रिस्पॉन्स। एक और भी एथलीट की बात कर लेते हैं हम, जो हैं मजाहिर सैदू। और मजाहिर सैदू अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नंबर 1 पे इसलिए। तो क्या कभी हम देख सकते हैं काइल कमिंस को मजाहिर सैदू के लिए जाते हुए और उनकी प्लेसिंग लेने की कोशिश करते हुए? या कभी आप ऐसा भी दिन आएगा देखने को कि मजाहिर सैदू के साथ हमें आप compete करते हुए नजर आए? और आएगा तो कब तक आ सकता है? आई थिंक मैं बहुत मतलब वेल राउंडेड एथलीट है। तो मैं अगर आप मेरे करियर में देखेंगे तो मैं 75 से केजी से चालू होकर मैंने 105 kg तक भी खेला है। तो आई थिंक मेरा कैपेसिटी है कि मैं उसकी वेट क्लास में जाके उसको हराऊं। लेकिन वो मतलब टाइम तो लगने वाले हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्लानिंग। और अभी फिलहाल आई वांट टू जस्ट रूल इन द 90 kg कैटेगरी। लेकिन आगे जाके डेफिनेटली वो मेरा प्लान है कि मजहर साहिब का थ्रोन भी लेना। तो
करेंटली आपके अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर नंबर टू स्पॉट की बात करें इंडिया में, तो फिलहाल कौन डिजर्व करता है नंबर टू स्पॉट? आई थिंक उसके लिए हमको एक प्रॉपर ऐसा टॉप 8 जैसा मैच करना पड़ेगा। एंड क्रिकेट भी बहुत टाइम से वी नॉट गॉट टू सी कि जो टॉप है इंडिया का वो क्लैश करे, जो अभी हो रहा है जैसा मैं और सिद्धांत हो रहा है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेल। मुझे लग रहा है कि इस साल एंड तक हमको पता चलेगा प्रॉपरली जो रैंकिंग्स का असलियत क्या है। सो होपफुली इन माय माइंड आई वांट टू बिलीव कि मैं वो स्पॉट ले सकता हूँ। तो या लेट्स सी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ आपके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हमें जानना है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसी आप ट्रेनिंग करते हैं, आर्म रेसलिंग की स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग होती है या फिर आप रेगुलर ही आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं, और क्या पीआर है आपके बैक प्रेशर्स, और जैसा कि हमने देखा आपकी हाल ही के वीडियो में भी, तो क्या अभी आपके बैक प्रेशर की पीआर है और किस तरह की ट्रेनिंग आप अभी कर रहे हैं फिलहाल? ये जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होते हैं आर्म रेसलिंग के लिए, वो मैंने सिर्फ ये प्रेप के लिए चालू किया टू बी ऑनेस्ट। पास्ट में मेरा इतना मोटिवेशन भी नहीं था कि ठीक है मतलब इतना मतलब प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करेंगे आर्म रेसलिंग के लिए, क्योंकि इतना कंपटीशन भी नहीं था। तो अभी फाइनली मतलब वो प्लेटफॉर्म ये लेवल पे आया जो मैं पूरा 100% दे पा रहा हूँ। तो पहले यू विल, सच में आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरे पास कोई था ही नहीं प्रैक्टिस के लिए पूना में। मतलब एक दो बंदे थे और सब बिगिनर्स थे। तो मैंने सिर्फ मतलब विदाउट रिस्क साइड बाय साइड ट्रेनिंग वगैरह किया, और जो बेसिक जिम मूवमेंट्स है, हैमर कर्ल्स, राइजिंग, पोटेंशियल, बस वही करके मैंने एशियंस तक गया। अभी जस्ट मतलब स्पोर्ट इतना पिकअप कर रहे हैं तो हमारा अभी टीम ट्रेनिंग चालू हो गया पुणे में। और पहले जो था मतलब मैं मुंबई टू पुणे जाना पड़ता था पार्क के साथ और दरा सिंह के साथ प्रैक्टिस करने। और तो मेरा कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली। जब भी मन था राइजिंग के लिए करता था, जब भी मन था प्रोनेशन के लिए करता था, जब भी मन था टेबल प्रैक्टिस के लिए आई वाज डूइंग दैट। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सिस्टमैटिकली चालू किया क्योंकि अभी मैं दिख रहा है वो पोटेंशियल स्पोर्ट में, तो मैं एफर्ट भी डाल दूंगा। तो अराउंड ट्वाइस वीक मैं टेबल पे कर रहा हूँ। One is more of side pressure based, one is more back pressure based, one is more hook based। एंड मैं बहुत सारे लोगों के साथ खेल रहा हूँ, जो बिगिनर्स तक, एडवांस प्लेयर्स तक। और इन द जिम ट्रेनिंग इफ यू लुक एट इट, फिर मेरा 2 दिन बैक प्रेशर ट्रेनिंग के लिए है, राइजिंग प्रोनेशन, और एक दिन साइड प्रेशर। तो वो मैं सिस्टमैटिक रख के, मैं इतना तो सीरियस नहीं बोल सकता लेकिन हाँ वो मेरा बेसिक आउटलुक है ट्रेनिंग के लिए अभी। ओके। तो जैसे कि आपसे बात करते टाइम आपने बताया था कि आप कुछ शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग वीडियोस शेयर करने वाले हैं ऑनलाइन चैनल्स पर भी, तो उसके बारे में भी आप यस। अगर ऑडियंस को बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं अभी। हाँ डेफिनेटली। तो एक आर्म रेसलिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है और एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट भी है। तो दोनों मिलवा के मतलब आई गॉट इनफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होना चाहिए। तो जो भी मेरा व्यूज है, जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है मेरे दिमाग में, मैं अभी कोशिश करूंगा कि मेरे ऑडियंस को दिखाना। एंड आई थिंक कि जो लोग मेरा टॉपल स्टाइल वीडियो भी देखेंगे, वो वीडियो में बहुत सारे विजडम है जो मतलब लोग कभी सोचा भी नहीं है कि ये चीज टॉपल में है। आई एम श्योर कि एडवांस प्लेयर्स भी नहीं सोचा होगा। तो मैं वैसा है एज एन एथलीट, मैं बहुत डीप डाइव करता हूँ एक स्मॉल टेक्निक में भी। आई थिंक मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा अभी ट्राई। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे नए आर्म रेसलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, स्पोर्ट्स को ग्रो होता हुआ देखते हुए। तो यस। बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव साइड भी है, बट एक साइड ये भी है कि जब लोग स्टेरॉइड्स की बात करने लगते हैं इस स्पोर्ट के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट्स ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से हट के स्टेरॉइड बन जाती है। तो वो भी एक जर्नी है। तो किस तरीके से काइल कमिंस देखते हैं इस इंडस्ट्री को, जो स्टेरॉइड के नाम पे काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है कि आर्म रेसलिंग को भी बदनाम किया जा रहा है, तो आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो स्ट्राइड का, और क्या एग्जिस्टेंस आपको लगता है कि स्ट्राइड का आर्म रेसलिंग के अंदर आ चुका है, स्पेसिफिक इंडियन आर्म आई रेसलिंग के अंदर? थिंक स्टेरॉयड एक चीज है जो इंडियन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में है, तो बहुत सारी अब्यूज हो जाते हैं। अगर पावर लिफ्टिंग, जब भी मेरे पावर लिफ्टिंग के दिन भी थे, क्या बोलते हैं वो वार्म एरिया में इतना वो टर्निंग की सीरीन भी दिखता था नीचे वाला, कुछ कुछ लोग का मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे वगैरह कुछ करना है। और आर्म रेसलिंग स्पोर्ट है कि मतलब स्टेरॉइड्स का इतना जरूरत भी नहीं है। इट्स मोर कॉम्बैट स्पोर्ट, मोर ऑफ टेंडिंग वगैरह। कजाकिस्तान में देख लें तो आप एक बार तो कजाकिस्तान जाओ, सब लोगों को बोले कजाकिस्तान जाओ और देख लो कि उनके बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। उनके स्कूल ईयर्स से मतलब उनका टेंडेंस वगैरह इतना स्ट्रांग होता है कि उनको जितना भी माल ठोको बॉडी के अंदर उनको घंटा कुछ ये कर पाएंगे। रियली दैट्स द ट्रूथ। और ताकि स्टेरॉइड्स के ऊपर बात करेंगे तो हाँ आई एम श्योर कि हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन खुद को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हाँ बेनिफिट हो सकता है।
और हर एथलीट का मतलब वो हक होना चाहिए कि उसको फ्रीडम होना चाहिए जो भी करना है तो उसको करने दो, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर तुम कुछ फेडरेशन में खेल रहे हो और तुमको मालूम है कि अगर स्पोर्ट को ग्रो होने तो नाडा और वाडा भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर वो रूल्स को रिस्पेक्ट करना। ताकि जब रूपंजलि सीजन 1 था और कुछ लोग मेरे को बोला कि इट्स अ नेचुरल इवेंट, तो मैं हमेशा नेचुरली रहा हर प्रो पंजा लीग में। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी गया, 82 केजीज में खेला था वो, तभी भी मैं नेचुरली था, अभी भी मैं नेचुरली हूँ कि मुझे रूल्स को रिस्पेक्ट करना है। आगे जाके मुझे नहीं मालूम मुझे कौन से रास्ता तक जाना है ताकि किंग ऑफ द टेबल भी अनटेस्टेड फेडरेशन, और मेरे तो दिमाग में वहां तक है। लेकिन जब तक मैं कुछ फेडरेशन में खेल रहा हूँ मैं उसको रूल्स को मैं रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन तो जैसे कि अभी आपने मेंशन किया किंग ऑफ द टेबल, तो आपकी एक काफ़ी पॉपुलर वीडियो है लैरी वेल्स के साथ। तो आपका हम एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कैसा रहा लैरी वेल्स के साथ। और एक और चीज़ काफ़ी उसमें पॉपुलर हुई थी कि आपने हसल स्ट्रैप यूज़ किया था लैरी के अगेंस्ट। तो इस सब के ऊपर आपका क्या टेक है? और तभी ऑनेस्टली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था आर्म रेसलिंग में, जब अब फर्स्ट मैच के बारे में बात करें, जब मैं 18 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, तभी मैंने बस चालू किया था आर्म रेसलिंग, तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं था इतना कि बकरी इतना कुछ इफेक्ट करता है ये वो। मैंने बस ऐसा ही लगा था जैसे मैं लगाते था, तो मैंने फुल किया मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने अर्ली स्टार्ट किया। ये तो क्या मतलब, इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी एज वेल एंड आई एम श्योर ही डू नॉट टेक इट पर्सनली। तो हाँ, फिर उसके बाद भी मैं बहुत ग्रो करके भी वहां तक गया। और मुझे मालूम है कि एट दैट पॉइंट मेरा जीतने का चांसेस बहुत कम था, क्योंकि आई थिंक लैरी एट दैट पॉइंट वाज स्पीक इन आर्म रेसलिंग, और वो मजाहिर को भी होल्ड कर पा रहे थे। तो लेवल में बहुत फर्क था हेड ऑफ मी। उसके एनवायरनमेंट भी बहुत अलग है। तभी मेरा इधर पुणे में कोई नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तभी उसके उधर इतना बड़ा टीम था, you know. So I hope कि in the future it will be a different result if Larry takes arm wrestling seriously और हमारा वापस भी रीमैच हो जाए। तो एक और चीज़ पूछना चाहते थे हम सब आपसे कि किंग ऑफ द टेबल ईस्ट वर्सेस वेस्ट जैसे इवेंट्स में कुछ इंडिया में भी पॉपुलर नाम हो चुके हैं, और शायद जिस तरह की पॉपुलैरिटी इंडिया में है आर्म रेसलिंग की, तो कुछ आर्म रेसलर्स को इनविटेशन मिलने की अगर प्रोबेबिलिटी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के अंदर ईस्ट वर्सेस वेस्ट चैलेंजर सीरीज जैसे कि होता है उसमें कुछ उतने ज़्यादा एलीट प्लेयर्स नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी पॉपुलर प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ प्लेयर्स वहां भी देखने को मिलेंगे इंडिया की तरफ से? I hope so. I think it's a very even business wise बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है किंग ऑफ द टेबल के लिए, क्योंकि इंडिया का इतना ऑडियंस है, इतना पॉपुलेशन है, और जो स्पोर्ट इतना ग्रो कर रहा है, इतना टैलेंट है इस स्पोर्ट के अंदर, और हम बहुत प्राइड लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे स्पोर्ट्समैन के अंदर। तो आई थिंक इट्स परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पोर्ट टू ग्रो। और टैलेंट भी इतना बढ़ रहा है कि आई एम श्योर कि 70 to 100 केजीज तक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है किंग ऑफ द टेबल के लिए। सो या, आई होप सो इन द फ्यूचर दैट वी विल सी इंडियन टैलेंट इंटरनेशनल। तो अभी जैसे कि इंडिया में एशियंस भी होने वाले हैं, और आपको भी कई लोग इंडिया में देखना चाहते थे वो कई सारे इवेंट्स में, वर्ल्ड कप जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ, तो एशियंस में compete करने का भी शायद आपका प्लान नहीं है, तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको देखने का कोई चांस है इन फ्यूचर, और क्या प्लान्स है आपके? थिंक मैं पहले स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा कि बहुत टाइम के बाद मैं compete कर रहा, तो आई विल फर्स्ट डोमिनेट इन द 90 केजी यहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से जो भी इनविटेशन मिलेंगे तो पीपीएल के साथ बात करके मेरे फ्यूचर के बारे में विल डिसाइड कि कौन से इवेंट्स तक जाना। आई एम ऑब्वियसली ओपन, आई वांट टू कम्पीट इंटरनेशनली एज वेल। तो एक और भी बात हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक जिसके साथ आप कभी एक्सपीरियंस करना चाहते हो टेबल के ऊपर, इंडियन इंटरनेशनल दोनों को ही, तो आपका कोई ऐसा गोल हो जिसको आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कभी एक बार पुल करने का ट्राई करें, तो वो कौन नाम होगा? आई थिंक बहुत सारे अलग अलग नाम है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कजाकिस्तान पुलर्स जो मैंने देखा वर्ल्ड्स में, जो अंगारबाएव, देन आई थिंक फ्रॉम जॉर्जिया, इराकली, ये सब लोग देख के मतलब दे अराउंड द 100 केजी कैटेगरी व्हिच आई वांट टू बी इवेंचुअली। तो ये सब बड़े नाम को हरा के ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, आई थिंक दैट इज अ ड्रीम ऑफ माइन। तो एक दो सब्सक्राइबर क्वेश्चंस भी हम लेना चाहते हैं। तो पहला सब्सक्राइबर क्वेश्चन है कि अभी तक का आपका टफेस्ट अपोनेंट कौन रहा है इंडिया में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने प्रॉपर्ली प्रेप किया एक मैच के लिए, बी इट वो किंग ऑफ द टेबल, किंग ऑफ द टेबल नहीं, क्या था वो,
पापात के साथ जो शेयर क्लासिक में हुआ था, मैंने उस मैच के लिए प्रेप किया। पीपीएल के लिए मैंने प्रेप किया। जो भी चीज मैंने प्रेप किया उसके, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा ऑनेस्टली। इधर आई हैव वन मैच इजिली, नहीं तो मैं बहुत इजिली से हारा। लेकिन जब मैंने प्रेप करके एक मैच खेला, तो अभी तक कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लगा ऑनेस्टली। एंड आई होप दैट विल चेंज सून, और भी कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। लेकिन 90 केजीज में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मुझे डिफिकल्ट लगा। आई थिंक मे बी इट फील्स बैड कि उसका नाम भी भूल गया, बट इन द पीपीएल मैच वेयर आई वन द चैलेंजर राउंड, माय सेकंड लास्ट मैच, मलाकार, सिद्धार्थ मलाकार, सॉरी सिद्धांत बैड मलहन। विद नेम्स। हाँ, तो उसका जो प्रोनेशन और उसका बैक प्रेशर मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि इट फील्स लाइक आई एम फीलिंग इट थोड़ा बहुत था। फिर भी नॉट एबल टू मूव मी फ्रॉम द सेंटर। तो आई फील लाइक ही हैड सम पोटेंशियल, उससे मतलब उसके हाथ में वो मैच्योरिटी दिख रहा था कि उस बहुत साल के लिए ट्रेन किया, उसका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। बट ओवरऑल आई न्यू कि गिव इट माय ऑल। मैं उसको यहाँ इस एंगल से नहीं हुआ तो फिर साइड से हो जाएगा, या कुछ एंगल से तो हो जाएगा। तो पीपीएल में जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, एक मैच था अर्शदीप के अगेंस्ट जिसमें एक राउंड आप हार गए, उसके बाद आपने चैलेंजर राउंड लगाया। तो फैंस ने ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखी है, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, क्या आपके थ्रू हम जानना चाहते हैं कि हारने के बाद चैलेंजर राउंड लगाना एक वायरल मोमेंट अभी भी इंडियन आर्म रेसलिंग में। लॉजिक लॉजिक सिंपल है कि वो वन ऑफ द स्टार्टिंग मैचेस था लीग में, और मेरे थंब का बहुत बहुत बैड इंजरी था। इतना बड़ा स्वेलिंग था मेरे थंब का पहले से ही, और मैंने इतना पेन किलर्स पे था वो मैच खेलने के लिए। तो मैंने दिमाग में रखा कि मैं प्रोनेट नहीं करूंगा, मैं राइज भी नहीं करूंगा, मैं बस सीधा साइड करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू सेव माय थंब फॉर जो आगे का मैच है। तो वही चक्कर में मैंने उसको पूरा सेंटर, और अब मैच देखेंगे कि मैं पूरा साइड प्रेशर पे अच्छा ऐसा अटक गया। और मैं सोच रहा था कि क्या करूं, मैं 100% प्रेशर लगाऊं कि नहीं, तो मैंने हाथ दे दिया। तो मुझे मालूम था मेरे दिमाग में कि लेवल में बहुत फर्क है, और लोग शायद मतलब गलत फहमी हो जाएगा कि आई एम लूजिंग टू हिम। तो मैंने सीधा चैलेंज राउंड दिखाएगा पूरा, ठीक है भी दिखाऊंगा असली क्या है, और मैं दिखा दूं। और एक और भी सब्सक्राइबर क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कि आपका बैक प्रेशर कितना है फिलहाल चल रहा है अभी। हम्म, अभी जो मैं चालू कर रहे राइजर और बैक प्रेशर, राइजर तो मैंने वन रेप मैक्स अराउंड 48 to 50 केजीज है, वन रेप मैक्स। वो जो वीडियो मैंने पोस्ट किया वो मैंने डबल रैप किया। अगर बैक प्योर बैक प्रेशर की देखेंगे तो अराउंड 55 के आसपास आई थिंक हो रहा है, मे बी अराउंड 60। आई एम नॉट ट्राइड येट, आई विल ट्राई रिसेंटली। जैसे मैं बोला, मैं अभी जस्ट चालू कर रहा सिस्टम, यू नो। हम्म। तो लेट्स सी, आई थिंक अराउंड, या दैट इज माय नंबर्स। तो फिर हम ये सारे सब्सक्राइबर क्वेश्चन थे, और अब हम जानना चाहेंगे कि काइल कमिंस का क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि सिद्धांत के लिए या फिर डेनिक के लिए। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मैच के पहले, क्या आप उनको कहना चाहते हैं। कि तैयार हो जाओ हारने के लिए, और तैयार हो जाओ मैच के लिए भी, ताकि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग मेरे लेवल पे है अभी भी। एंड आई होप कि आई विल गेट अ चैलेंज कि मैं हार जाऊं, और फिर मुझे मालूम है कि मेरा कितना ग्रोथ होगा उसके बाद। आई होप कि इतना मतलब वो कुछ देखने को मिल जाएगा इंडियन आर्म रेसलिंग में। बट या, बी रेडी, अ न्यू तो वर्जन ऑफ मी। इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। अगर और भी कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर कोई फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए जो अभी आपको देख रही है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि टू यू गाइस आल्सो कि कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। बहुत सारे मतलब you guys are becoming the number one Indian arm wrestling channel, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और सब इंडियन न्यू आर्म रेसलर्स के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि डोंट लूज होप, अंडरस्टैंड कि यू हैव टू फाइंड योर एंगल, खुद का एंगल ढूंढो, खुद का प्रोज और कॉन्स ढूंढो तुम्हारा स्टाइल में। एंड फर्स्ट 2 इयर्स में मैं कुछ नहीं था स्पोर्ट में, सडनली मैं टॉप पे चला गया, क्योंकि मेरा वो मेंटालिटी था दिमाग में। तो डोंट लूज होप, बिलीव इन योरसेल्फ, और या keep going। थैंक यू, थैंक्स अलॉट कि इस सपोर्ट की तरफ से जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे इंडियन आर्म रेसलर्स को एक स्टेज अपनी तरफ से भी दे सके जो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर सके। तो थैंक्स अलॉट, जब कि ऐसा काम करने के बाद जब रिवार्ड मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अलग ही होता है।
तो थैंक्स अलॉट ये इस बात के लिए कि आपने अप्रोच किया, और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत ही जल्द देखने को मिले एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच, और इंडियन आर्म रेसलिंग जैसा डिजर्व करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिसिटी, वो बिल्कुल उसको मिले। और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे सारे जो भी आर्म रेसलिंग स्टार्स हैं बहुत ही अच्छा करेंगे आगे चल के। यस, थैंक यू सो मच, माय रिस्पॉन्स। थैंक यू, और थैंक यू। होप करते हैं कि हम एक बार फिर से कनेक्ट कर सकें आपसे, आपके सिद्धांत के मैच के बाद, और कुछ मैच के बाद की भी चीज़ें डिस्कस कर सकें। डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।